हेलो फ्रेंड्स, जुमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 2 का सेकंड लेसन। तो यूनिट 2 का सेकंड लेसन है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति के कारण तथा परिणाम है इस लेसन में। तो फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में स्वेच्छाचारी और निरंकुश सम्राटों का शासन था। इस समय पादरियों, सामंतों एवं उच्च अधिकारियों को राज्य की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग वैभव एवं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन साधारण वर्ग की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। उनका जीवन स्तर निम्न कोटि का था। ये तो इसकी परिभाषा की है। फ्रांस की क्रांति के कारण। तो फ्रांस की अव्यवस्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण फ्रांस की क्रांति का बीज अंकुरित हुआ। फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण थे। तो पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में निरंकुश राजा थे। तो फ्रांस के राजा अपनी शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण फ्रांस की जनता ने राजतंत्र का मुखर विरोध किया। राजाओं की निरंकुशता के कारण जनसाधारण के मन में क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी। ये राजनीतिक कारण का सेकंड पॉइंट है असामान्य एवं अनिश्चित कानून। इस व्यवस्था में इस समय फ्रांस की कानून व्यवस्था में अनेक मौलिक दोष उत्पन्न हो गए। धनी पादरी और सामंत राजकीय करों से मुक्त थे, जबकि गरीब जनता करों के भारी बोझ से दबी थी। सेकंड पॉइंट है आर्थिक कारण। राजघराने के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग जन कल्याण की ओर ध्यान न देकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त थे। अंदर ही अंदर इन लोगों ने राजकोष को खाली कर दिया था। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने से भी राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। धन की कमी को पूरा करने के लिए जनता पर अनेक कर लगाए जाते थे और इनकी वसूली भी निर्दयतापूर्वक की जाती थी। इस प्रकार दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था ने भी फ्रांस में क्रांति को प्रेरित किया। थर्ड पॉइंट है सामाजिक कारण। इस समय फ्रांस में समाज में 3 वर्ग थे। पहला पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग एंड साधारण वर्ग। पादरी वर्ग। उच्च पादरी वर्ग अनेक विशेषाधिकारों से युक्त थे। इनका जीवन भोग विलास एवं वैभव से परिपूर्ण था। धन की अधिकता से इस वर्ग का चारित्रिक एवं नैतिक पतन हो गया था। सेकंड पॉइंट है कुलीन वर्ग। सामंत, राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी शामिल थे। इस वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे तथा ये लोग विशेष अधिकारों का प्रयोग जनसाधारण के शोषण के लिए किया करते थे। जनसाधारण वर्ग भी 3 उपवर्गों में विभाजित था: मध्यम वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग। मध्यम वर्ग में अध्यापक, वकील, व्यापारी, कवि, लेखक आदि व्यवसायी सम्मिलित थे। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, किंतु ये समाज में उपेक्षित थे। दूसरा पॉइंट है किसान वर्ग। किसान वर्ग में मुख्य रूप से किसान सम्मिलित थे। फ्रांस में इनकी जनसंख्या 80% के लगभग थी। इनका आर्थिक जीवन संकटग्रस्त था तथा यह वर्ग करों के बोझ से दबा था। थर्ड पॉइंट है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग समाज का सबसे निम्न वर्ग था। इस वर्ग के पास कोई अधिकार भी नहीं था। इनका जीवन अमानवीय था। यह वर्ग अत्यधिक खिन्न था। ये तो थे फ्रांस की क्रांति के कारण, और ये है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाएं। तो किन कारणों से फ्रांस की क्रांति में क्या क्या घटनाएं हुई। तो हमारा पहला पॉइंट है क्रांति का आरंभ। स्टेट्स जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद थी, जिसमें 3 सदन थे, अर्थात 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व था। प्रत्येक वर्ग का अलग अलग अधिवेशन होता था। 1614 ईस्वी के बाद अब तक इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। राजा ने धन की कमी को पूरा करने के लिए इस आशा से 1789 ईस्वी में इसका अधिवेशन बुलाया कि वह नया कर लगाने की अनुमति दे देगी। जनता ने करों का विरोध किया और संयुक्त अधिवेशन की मांग की।
इसी बीच बैठक में तृतीय सदन क्या है के प्रश्न पर हंगामा होने लगा। फ्रांस के प्रसिद्ध विधिवेत्ता एबीसीएज ने एक पुस्तिका वितरित की जिसमें लिखा था, तृतीय सदन ही राष्ट्र का पर्याय है, किंतु देश की सरकार ने उसकी पूर्णतः उपेक्षा कर रखी है। सेकंड पॉइंट है टेनिस कोर्ट की शपथ। तो फ्रांस की प्रमुख घटनाओं में दूसरा पॉइंट है टेनिस कोर्ट की शपथ। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां ने सामंतों को नोवे पादरियों के दबाव में आकर साधारण वर्ग के सभा भवन को बंद करा दिया था तथा इस वर्ग को सभा स्थगित करने का आदेश दिया गया। तृतीय वर्ग के नेता मिराबो की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण की, जिसमें विकल्प लिया गया कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हमें देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों न काम किया जाए। भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों न काम लिया जाए। फ्रांस के इतिहास में यह संकल्प टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय सभा। तृतीय सदन के सदस्यों की इस घोषणा से लुई 16वां भयभीत हो गया और उसने 27 जून 1789 ईस्वी को तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी तथा स्टेट्स जनरल को राष्ट्रीय सभा की मान्यता प्रदान की। इस सभा ने 9 जुलाई 1789 ईस्वी को संविधान सभा का कार्यभार ग्रहण कर लिया। फोर्थ पॉइंट है बास्तिल का पतन। राजा और सामंतों ने मिलकर इस सभा को भंग करने की योजना बनाई। पेरिस में यह अफवाह फैल गई कि राजा विदेशी सेना की मदद से देशभक्तों व क्रांतिकारियों को मार डालना चाहता है। इस पर पेरिस की जनता उत्तेजित हो गई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने हिंसक आक्रमण कर राजा के अत्याचार के प्रतीक समझी जाने वाली बास्तिल की जेल को नष्ट कर दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। यह घटना राजा की निरंकुशता को समाप्त करने का प्रथम सोपान था, इसलिए फ्रांसवासी इस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। पांचवा पॉइंट है पेरिस की महिलाओं का वर्साय अभियान, मतलब चुड़ैलों का धावा। पेरिस में राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन काल में 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को पेरिस की 10,000 महिलाओं ने लुई 16वां को पकड़कर पेरिस लाने के लिए वर्साय की ओर प्रस्थान किया और वे उसके परिवार सहित पेरिस लाने में सफल हुई। फ्रांस में यह घटना चुड़ैलों का धावा नाम से प्रसिद्ध है। 6 पॉइंट है व्यवस्थापिका सभा। 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी को व्यवस्थापिका सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस समय तक फ्रांस की जनता 2 विचारधाराओं में बढ़ चुकी थी, जैकोबिन जिरोंदिस्ट अहिंसक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि जैकोबिन बहुसंख्यक थे और वे क्रांति को तेजी से बढ़ाना चाहते थे। राष्ट्रीय सम्मेलन। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राष्ट्रीय सम्मेलन का पेरिस में अधिवेशन हुआ। इस सभा में सदस्यों की कुल संख्या 782 थी। इस सभा में 24 जून 1793 ईस्वी में फ्रांस के लिए एक नया गणतंत्रात्मक संविधान बनाया। इस काल में शासन सत्ता पर जैकोबिनों का प्रभुत्व स्थापित रहा। जैकोबिनों ने लुई 16वें को क्रांति का विरोधी बताकर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गुलोटिन मशीन के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इस समय फ्रांस में सामूहिक हत्याएं की गई तथा जिरोंदिस्ट सदस्यों का कत्लेआम कराया गया। फ्रांस की यह घटना सितंबर हत्याकांड से प्रसिद्ध है। डायरेक्टरी का गठन। नवीन संविधान के अनुसार फ्रांस में डायरेक्टरी की स्थापना की गई। इस व्यवस्था के अनुसार
फ्रांस का शासन 2 सदनों वाली डायरेक्टरी के हाथ में आ गया और शासन के सर्वोच्च अधिकार 5 सदस्यों वाले एक संचालक मंडल मतलब डायरेक्टरी को दिए गए। डायरेक्टरी ने 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक फ्रांस का शासन चलाया। डायरेक्टरी के शासन काल में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान हुआ। लास्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट का युग। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सेनापति एवं विलक्षण प्रतिभा का धनी था। फ्रांस में देश की शासन की कमान संभालने वाली डायरेक्टरी को 1799 ईस्वी में भंग कर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 1799 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक उसने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन ने फ्रांस में अपनी शक्ति मजबूत कर ली और 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट बन गया। अंत में यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने संगठित होकर 1883 ईस्वी में उसे जिपनिंग में हराया। फिर भी भारी जन समर्थन के कारण वह पुनः सत्तासीन हो गया। 1815 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू नामक स्थान पर उसे पुनः पराजित कर दिया। अंत में 5 मई 1821 ईस्वी को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात फ्रांस में 1848 ईस्वी में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये तो थी फ्रांस की घटनाएं, यह फ्रांस के परिणाम, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में नई राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना जागृत हुई। इस क्रांति के निम्न प्रमुख परिणाम थे। पहला पॉइंट है फ्रांस की इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। सेकंड पॉइंट है इस क्रांति के परिणाम स्वरूप देश की बहुसंख्यक जनता को सामंतवाद से छुटकारा मिल गया। व्यापार पर कुलीनों व सामंतों का एकाधिकार समाप्त हो गया। फ्रांस में राजनीतिक चेतना के कारण नए राजनीतिक वातावरण का सृजन हुआ तथा फ्रांस में संप्रभुता के सिद्धांत की प्रस्थापना हुई। पांचवा पॉइंट है मध्यवर्गीय जनता की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब यह वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक प्रगति के मार्ग पर चलने लगा। इस क्रांति के कारण फ्रांस में जनतंत्र की शुरुआत हुई। फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राजा की दैवीय शक्ति की मान्यता समाप्त हो गई। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र के विकास को गति प्रदान की। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा व सैनिक गौरव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। दोस्तों यह रहा हमारा यूनिट 2 का सेकंड लेसन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे जुड़ी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।